रेडी। भारत माता की वंदे, जय हिंद। बोतल किसका गिर गया? कहां तक पहुंचे थे? आज से शुरू करेंगे ना। 5 मिनट में एक बार ब्रीफ हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, एक बार अप्रोच खोल लेते हैं। देखिए, बेस पॉइंट का नाम क्या था? मॉडर्न इंडिया। अब चलिए मॉडर्न इंडिया पर हम लोग बेस पॉइंट पर काम शुरू कर रहे हैं। पहले स्टिक का नाम यूरोपियों का आगमन। पहला यूरोपीय 1498, 1600 में 1602, 1616, 1664 और 1731। तो हम लोग का काम शुरू करना चाहिए किससे? पुर्तगाली से। तो लिखिएगा थोड़ा सा टाइटल में, लिखिएगा भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन ब्रैकेट में लिखिएगा क्रम, ऑर्डर। भारत में यूरोपियों के आगमन का ब्रैकेट में लिखिएगा क्रम, किस ऑर्डर में आया। लिखिएगा कंपनी के तौर पर, दोनों दो पॉइंट है। कंपनी के तौर पर, कंपनी के तौर पर पुर्तगाली, कंपनी के तौर पर पुर्तगाली। उसके बाद लिखिएगा अंग्रेज। हाँ, एरो दे दे के लिखिएगा कंपनी के तौर पर पुर्तगाली, एरो दे के अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी, डेनिस। डच के बाद डेनिस, इसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद लिखिएगा स्वीडिश। भारत में यूरोपियों के आगमन के क्रम में पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, इसके बाद डच, इसके बाद डेनिस, इसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। लिखिएगा नीचे व्यक्तिगत तौर पर, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, इंडिविजुअली। बस एक को चेंज कर देना है। पुर्तगाली के बाद लिखिएगा डच, पुर्तगाली के बाद लिखिएगा डच, डच के बाद लिखिएगा अंग्रेज, इसके बाद लिखिएगा डेनिस, इसके बाद फ्रांसीसी और इसके बाद स्वीडिश। हाँ, बस खाली खाली एगो चेंज कर देना है। जो सब चीज एक रहेगा, बस एक व्यक्तिगत पूछेगा तो डच सेकंड एंट्री हो जाएगा, और कंपनी पूछेगा तो अंग्रेज हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, लिखिएगा प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही विदेशियों का आगमन प्राचीन काल से ही विदेशियों का आगमन देखा जा सकता है। प्राचीन काल से ही विदेशियों के आगमन का क्रम देखा जा सकता है। लिखिएगा जिनमें जिसके महत्वपूर्ण कारण थे, जिसके महत्वपूर्ण कारण थे भौगोलिक खोज, ज्योग्राफिकल सर्च, जिसके महत्वपूर्ण कारण थे भौगोलिक खोज, ज्योग्राफिकल सर्च, व्यापारिक संपदा, ट्रेड एसेट्स, एवं आपसी संपर्क।
आपसी संपर्क। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं नहीं कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी चीज का जो खोज हुआ है, जैसे आपका जो वर्ल्ड वाइड सेक्शन में अगर हम लोग इंडिया का पोजीशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका कौन सा लाइन है, इक्वेटर। ठीक है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कैप्रिकॉर्न, यही है ना। अगर हम लोग ग्लोबलाइज लेवल पर इंडिया को पहले हम लोग देखते हैं पोजीशन पे, तो हम लोग का पोजीशन यहां पे आकर के एग्जिट करता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। हम लोग पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, तो कहा जाता है कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में हम लोग कंप्लीट रूप से हैं, कौन, भारत। और साथ ही साथ हमारा इंटरेक्शन ना तो इक्वेटर लाइन से है और ना तो कैप्रिकॉर्न से, हम टोटल किस रेखा पर हैं, कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा में जो हम लोग का ये पोजीशन बनता है, तो इसमें एक कर्क रेखा ऐसे करके गुजर के गया है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, यानी लास्ट में कहां तक, मिजोरम तक का व्यवस्था किया गया, इस तरह का कंसेप्ट दिया गया है। तो हम जब इस भौगोलिक खोज की तरफ हम लोग देखते हैं, तो पक्का है कि ये जो एरिया है, ये पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर सब जगह कोस्टल एरिया भी है, और आपका जो ये एरिया है ये पूरी तरह से यू शेप्ड में कोस्टल एरिया में अंदर भी है। इसका मतलब ये चारों तरफ से घेरा हुआ कौन है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, क्लियर। और इधर वेस्टर्न साइड में इधर कौन है, अरबियन सी, और यहां पर बे ऑफ बंगाल। तो पक्का जब भी आपके एंट्री होगा तो ये हिंद महासागर का एरिया होगा, यानी ये पूरा एरिया वाटरी सेक्शन में है। तो कोई भी एंट्री आपके यहां हो रहा है तो या तो ये तट से करेगा या फिर ये तट से करेगा। तो ये तट में कौन है, मालाबार, और ये तट में कौन है, कोरोमंडल। इसको बाहर करके हम लोग देख पाएंगे, तो ये तट आपका कौन सा है, मालाबार। कौन सा तट है, मालाबार, और ये तट कौन है, कोरोमंडल। तो निश्चित तौर पर अगर कोरोमंडल तट की तरफ देखते हैं तो यहां से फिर कनेक्टिविटी आपका किसका है, श्रीलंका का। तो यहां पर अब ये दो कनेक्टिविटी है, या तो इधर से जुड़ेगा पाक जलडमरू मध्य, या फिर मन्नार की खाड़ी। बहुत सारा यहां पोजीशन बनता है, इस पोजीशन को समझिएगा। तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कि जो पोजीशन हम लोग के पास एक्टिवेट हो रहा है, उसमें हम लोग को दिखाना है कि भाई पुर्तगाली की एंट्री हुआ कहां से। तो पुर्तगाली जब एंट्री करेगा तो पक्का इसी पेनिसुलर इंडिया से करेगा, मालाबार तट पर। और यहां पे जगह का नाम क्या था, कालीकट। कालीकट से एंट्री कर जाएगा। तो क्या है ना कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हल्का सा ज्योग्राफी का अप्रोच को कनेक्ट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और जोड़ लीजिएगा तो फिर पूरा पूरा बात समझ में आएगा। तो शुरू से ही यूरोपीय हमारे देश की तरफ मुखातिब थे। धीरे धीरे उसके आने के पीछे वजह क्या था, पहला क्या था कि वो एक तो ज्योग्राफिकल सर्च चाह रहा था, एक भौगोलिक खोज चाह रहा था। जैसे कि कोलंबस इंडिया को ढूंढना चाह रहा था, वास्को डी गामा इंडिया को ढूंढना चाह रहा था, क्लियर। उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि हर लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ वजूद चल रहा था कि किसी न किसी चीज का सर्चिंग करना है। दूसरा था क्या कि सभी देश चाह रहे थे कि अपना ट्रेड मोनोपोली, जो ट्रेड एसेट्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, एक यह भी बात थी। दूसरा चाह रहा था कि हमारी संस्कृति और उसकी संस्कृति का क्या हो, घालमेल हो, एक इंटरेक्शन बन पाए। इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको लगता था कि चलो कहीं कहीं अप्रोच हम लोग करना शुरू करते हैं। जिस क्रम में पहला एंट्री हो जाता है 1498 में, किसका, पुर्तगाली का। तो निश्चित तौर पर ये आएगा, हमारे समाज के साथ आकर के इंटरेक्ट करेगा, हमारे कल्चर को समझेगा। हमारे यहां जब आएगा तो इसको अच्छा लगेगा, इसको ट्रेड सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। तो ये चाहेगा कि भारत में आकर के अपने अपने व्यापार माध्यम को क्या करे, स्थापित करे। और इसी माध्यम को लेकर के वास्को डी गामा की एंट्री भी होती है। हमने कहा भी था कि जब कोई आदमी आपके यहां आता हो, उसको जगह भी अच्छा मिलता हो, रिस्पॉन्ड भी अच्छा मिलता हो, बदले में उसका जो ट्रेड सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा बेहतर होता हो, तो वहां पर उसका कार्य करने का पद्धति क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और यही बात किसके साथ लगा, वास्को डी गामा के साथ। तो निश्चित तौर पर वास्को डी गामा आएगा और अब धीरे धीरे अपने आप को यहां पर स्थापित करना शुरू करेगा। लिखिएगा थोड़ा सा, लिखिएगा। इस प्रकार भौगोलिक खोज के क्रम में, इस प्रकार भौगोलिक खोज के क्रम में, इस प्रकार भौगोलिक खोज के क्रम में कोलंबस, इस प्रकार भौगोलिक खोज के क्रम में कोलंबस, ब्रैकेट में लिखिएगा स्पेन निवासी। इस प्रकार भौगोलिक खोज के क्रम में, ब्रैकेट में लिखिएगा कोलंबस, ब्रैकेट में लिखिएगा स्पेन निवासी,
भारत को खोजने के क्रम में, भारत को खोजने के क्रम में, भारत को खोजने के क्रम में अमेरिका पहुंच गया। भारत को खोजने के क्रम में अमेरिका पहुंच गया। ब्रैकेट में लिखिएगा 1492, 1492। भारत को खोजने के क्रम में कहां पहुंच गया? अमेरिका। और इसका नाम दिया नई दुनिया, और इसका नाम दिया नई दुनिया। ठीक है, इसका क्या नाम दिया? नई दुनिया। ब्रैकेट में लिखिएगा पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा, पोप अलेक्जेंडर 6, हाँ, पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा लिख लिए, पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा पुर्तगालियों को व्यापार करने के लिए, पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा पुर्तगालियों को व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र दिया गया था। पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा पुर्तगालियों को व्यापार के लिए आज्ञा पत्र दिया गया। ठीक है, जहां का पुर्तगाली होगा तभी दिया ना, पुर्तगाली था तभी इसको आज्ञा दिया कि जाके भारत में व्यापार कीजिए। लिखिएगा समुद्री मार्ग, नेक्स्ट पॉइंट, समुद्री मार्ग उत्तमासा अंतरिप, जो कैप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ गुड होप्स, समुद्री मार्ग उत्तमासा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप्स की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। केप ऑफ गुड होप्स की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। कब किया था? 1487, 87। ब्रैकेट में लिखिए 1487। बार्थोलोम्यू डियाज ने किस रास्ते की खोज की थी? केप ऑफ गुड होप्स। लिखिएगा ब्रैकेट में, पैराग्राफ चेंज करके, उसी रास्ते से, उसी रास्ते से, उसी रास्ते से 1498 में 1498, उसी रास्ते से 1498 में वास्को डिगामा का भारत आगमन होता है। उसी रास्ते से 1498 में वास्को डिगामा का आगमन होता है। ठीक है, नीचे लिखिएगा वास्को डिगामा का आगमन पश्चिमी तट, ब्रैकेट में लिखिएगा कालीकट, वास्को डिगामा का आगमन पश्चिमी तट, ब्रैकेट में लिखिएगा कालीकट, वास्को डिगामा का आगमन पश्चिमी तट, ब्रैकेट में लिखिएगा कालीकट, कि राजा जमूरिन के द्वारा, कि राजा जमूरिन के द्वारा, जमूरिन, राजा जमूरिन के द्वारा, राजा जमूरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। राजा जमूरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। राजा जमूरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। अब पहले भी आप लोगों को बताए थे, ध्यान दीजिएगा, कि मान लीजिए कि ये स्टिक है और ये यूरोपियों के आगमन का क्रम है,
तो 1498 में एंट्री किसकी हो रही है? पुर्तगालियों की। तो निश्चित रूप से सबसे पहले ये भारत में आकर के इसको सही लगा होगा माहौल, तब तो यहां पर आकर के अपने आप को एस्टेब्लिश किया होगा। तो जमहूरी ने इसका भव्य स्वागत किया, तो इसको लगा कि चलो एक रेस्पॉन्ड भी अच्छा है, ट्रेड सिस्टम में भी हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल पा रहा है, और साथ ही साथ क्या है कि जिस चीज का हम खोज कर रहे थे वो एग्जैक्ट जगह पर भी हम पहुंच पा रहे हैं। और चूंकि इसको मदद करने में एक रास्ता तय किया था, केप ऑफ गुड होप्स, उत्तमासा अंतरिक्ष। तो जाहिर सी बात है कि वास्को डिगामा के दिमाग में ये बात फिट कर गया होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर एंट्री होती है तो हम अपने साम्राज्य को यहां पर स्थापित करेंगे और यहां पे ट्रेड सिस्टम को और क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए जब हिंद महासागर की तरफ ये लोग रुक किया था तो उस समय जो वेनिस का जो था, इटली का जो लोग था, उन लोग का थोड़ा बहुत आधिपत्य था, अरबियन का थोड़ा बहुत आधिपत्य था। तो चाह रहा था कि कम से कम इंडियन ओशन पर जो है ना, इस इंडियन ओशन के लोकेशन में पुर्तगालियों की एक अपनी मजबूत स्थिति हो जाएगी। तो क्या है कि नेविगेशन का मामला इसका मजबूत था, चाहता था कि नेविगेट करके हम लोग यहां धीरे धीरे अपना कहीं ना कहीं एक बंदरगाह टाइप का बना लें, एक कोठी टाइप का बना लें और वहां से अपने ट्रेड मोनोपोली को सिस्टम करें। तो यूरोपियों को लगता था इटली का जो प्रभुत्व था, अरबियन का जो प्रभुत्व था, उसको धीरे धीरे खत्म करके भारत में एंट्री करें और हिंद महासागर में अपने आप को स्थापित कर लें। अब अगर जब तक, चूंकि उस समय हम लोग के ट्रेड का एकमात्र माध्यम था क्या, वाटर नेविगेशन। पहले तो हम लोग के एयर से कुछ होता नहीं था, तो वाटर नेविगेशन में जो देश चाहते थे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को संपन्न करना, वो नए नए रास्तों की खोज करते थे और नए नए जगह जाकर के अपने ट्रेड सिस्टम को डेवलप करते थे। उसमें से वास्को डिगामा का काम था क्या कि भारत को खोज किया, जो सामान लेकर आया उसको 60 टाइम उसका मिला, लेकिन उसके मन में एक चीज आके बैठ गया कि अगर हम फिर वापसी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप करते हैं तो भारत जैसे बड़े देश में अच्छे तरीके से हम लोग ट्रेड का सिस्टम को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पुर्तगाली इस आज्ञा पत्र लेकर के यहां पर स्टैब्लिश करता है अपने आप को और धीरे धीरे गवर्नर जनरल को नियुक्त करना शुरू करता है, जिसमें से कुछ नाम आएगा जैसे फ्रांसिस डी अल्मीडा, जैसे अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, इस सब टाइप का नाम आएगा जो धीरे धीरे यहां अपने आप को स्थापित करेगा। दिक्कत क्या हुआ कि 1498 में आने वाला पुर्तगाली 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसके साथ फाइट उस तरह से नहीं किया, राइवल नहीं बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ बहुत बड़ा फासला भी था। एक 1498 और एक 1600, एक लंबा अवधि है। इस बीच में ट्रेड सिस्टम पर यह समझ चुका था कि भारत में चुपचाप से आकर के अपने ट्रेड सिस्टम को क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अंग्रेज के पास डायरेक्शन थोड़ा उल्टा था। अंग्रेज धीरे धीरे ट्रेड को करता था, साम्राज्यवादी नीति से उसमें एंट्री करता था, कोलोनिज्म के कंसेप्ट को रखता था और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इसके पीछे सब लोग आना शुरू कर दिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच की एंट्री होती है, वैसे व्यक्तिगत तौर पर डच की पहली एंट्री हो गई थी। इसके बाद फ्रांसीसियों को होती है, फिर इसके बाद डेनिश की होती है, फिर फ्रांसीसियों को होती है, फिर स्वीडिश की होती है। तो इस तरह से सभी यूरोपीय चाह रहे थे भारत में अपने ट्रेड सिस्टम को डेवलप करें। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि उनमें से जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो सबसे बेहतर कर पाएगा, वही यहां पर टिक पाता। तो हमने कहा भी था कि 1759 के बेदरा के युद्ध में डचों की हार हो जाती है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज पूरी तरह से डच को हरा देते हैं और यहां पर डच का कहानी खत्म हो जाता है। उसी तरह 1760 में वॉन्डीवॉस के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और यहां पर एस्टेब्लिश कौन हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी सभी यूरोपियों के आगमन में से अपने आप को क्या करता है, काबिज करा लेता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक एक करके पहले काम को निकाल रहे हैं कि ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, ये सारे डिटेल को निकालते हैं। बाद में सबके राइवल को निकालेंगे और इनमें से एकमात्र चीज को हम लोग को बाहर निकालना है जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 का कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम लोग का ट्रैक तो एकदम हमेशा सही है, ट्रैक से दाएं बाएं एकदम नहीं जाना है, ट्रैक है वही बोल रहा है। तो ट्रैक जैसे हम लोग का स्टार्ट हुआ तो ट्रैक में हम लोग के पास सीधा सीधी पहला पॉइंट आ गया कि 1498 में एंट्री हो गई पुर्तगाली की और पुर्तगाली का पहला नाम था दैट इज वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा आएगा तो पक्का है कि पुर्तगालियों का यहां पर प्रभुत्व स्थापित होगा और धीरे धीरे अपने ट्रेड सिस्टम को आगे की ओर प्रोसीड करेगा। यही था, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है। मतलब थोड़ा नाम आएगा उल्टा पुल्टा, जैसे कि लगेगा सेंटेंस रहे, जैसे नाम रहेगा अल्फांसो द अल्बुकर्क, लग रहा है नाम नहीं सेंटेंस रहे। जैसे फ्रांसिस डी अल्मीडा, जैसे नीनो डी कुन्हा, आपके बिहार में जैसा नाम है वैसा नाम नहीं है। मतलब छोटा छोटा वाला जो नाम था वो नहीं है, बड़ा नंबर नाम, ऐसा नाम है कि लगेगा सेंटेंस का यूज कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, यानी पुर्तगालियों के कंसेप्ट को अपने पास अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा पहला कि पहला एंट्री और सबसे बाद में गया, आया कब, गया कब, 1961। दूसरा एंट्री किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन साल,
1600। उसके बाद डच किस साल? 2। उसके बाद किस साल? इसके बाद किस साल? और सबसे लास्ट में किस साल? तो यह क्रम था आने का। 1498 से 1731 तक का क्रम था। तो बताइएगा कि पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में कोई राइवल, पुर्तगाली और डच के बीच में, हाँ उसके बीच में था। अंग्रेज और डच के बीच में हुआ कौन सा युद्ध के बाद खत्म? बेदरा। कब? 1759। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में कौन सा? वांडीवास। कब हुआ था? 1760। किसका खात्मा? फ्रांस। कौन स्टेब्लिश होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और स्वीडिश कब आया, डेनिश कब आया, कब गया, पता नहीं। ये कहानी पूरा कंसेप्ट आता है और इसमें से उभर करके सामने आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अभी हम लोग बात किस पर कर रहे हैं? पुर्तगाली को। तो पहले पुर्तगाली को स्थापित तो कर लेते हैं। कौन कौन आया, क्या क्या किया, क्या क्या भारत में इंटरेक्शन रहा, थोड़ा सा लिखिएगा। लिखिएगा, खोल दो थोड़ा, बहुत ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको खोलो तो। हाँ, तब ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रहा है। अब वेंटिलेशन हो रहा है, अब ठीक है, माहौल ठीक हुआ। नहीं तो लग रहा था सफोकेशन टाइप का। नहीं, खोल पूरा। तू बाहर बैठ। हाँ अब ठीक है। हाँ नहीं, क्लास चलते रहता है, थोड़ा दिक्कत है। अभी नहीं चल, खोलो। अभी बस चले तो दीवाल दीवाल सब खोल दो। हवा आना चाहिए प्रॉपरली, मतलब हवा हवा नहीं आता है तो ये दरवाजा खुलता है। नहीं, इसमें एक्चुअली है ना, वो वेंटिलेशन वगैरह होना चाहिए था। जैसे इसका हवा बाहर होना चाहिए था। जो कार्बन डाइऑक्साइड उमड़ते रहता है तो मेरे पास आता है, और सबसे ज्यादा हम मुंह से लेते हैं। आप तो नाक से ले रहे हैं, हम तो मुंह, चूंकि बोल रहे हैं ना, तो मेरे पास ज्यादा जा रहा है, इसलिए हम बार बार खोल के इधर देख रहे हैं कुछ हवा आ जाओ। ठीक है, चलिए ठीक है, अब लिखिएगा। लिखिएगा आने का मुख्य उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव्स। पुर्तगाली, हमारे आने का क्या उद्देश्य रहेगा? आने का मुख्य उद्देश्य लिखिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव्स टू एंट्री ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। आने का मुख्य उद्देश्य लिखिएगा, तत्कालीन उद्देश्य, इंस्टेंटेनियस ऑब्जेक्टिव्स। तत्कालीन उद्देश्य, इंस्टेंटेनियस ऑब्जेक्टिव्स। तत्कालीन, तत्कालीन उद्देश्य में लिखिएगा व्यापार करना, सेंटर में। तत्कालीन उद्देश्य में लिखिएगा पहला व्यापार करना, दूसरा लिखिएगा अरबों एवं बेनिसों के व्यापार प्रभाव को खत्म करना। अरबों एवं बेनिस के, वेनिस वेनिस, अरबों एवं बेनिस के व्यापार प्रभाव को खत्म करना। और तीसरा पॉइंट लिखेगा ईसाई धर्म प्रचार करना। तीसरा पॉइंट लिखेगा ईसाई धर्म का प्रचार करना। तीसरा पॉइंट लिखेगा ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, पहला क्या था? व्यापार, दूसरा अरबों और बेनिस के व्यापारिक प्रभाव को खत्म करना, और तीसरा ईसाई धर्म को प्रचार करना। मतलब टारगेट इसका डिफरेंट था। पहले सोचा कि ट्रेड करेंगे, फिर उसके रिलीजियस में सेक्शन में एंट्री करेंगे, और जो हिंद महासागर पर अरबियन और इटली का जो दोनों का कब्जा है, इसको धीरे धीरे यहां से क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तब तो ट्रेड मोनोपोली पर सिस्टम आ पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन चाह रहा था? पुर्तगाली। आने का मुख्य उद्देश्य तो क्लियर हो गया। लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा इस यात्रा में, इस यात्रा में वास्को डिगामा को, वास्को डिगामा की कमाई, इस यात्रा में वास्को डिगामा की कमाई 60 गुना अधिक हुई। इस यात्रा में वास्को डिगामा की कमाई 60 गुना अधिक हुई, और साथ ही इसमें पथ प्रदर्शक के तौर पर, पथ प्रदर्शक मतलब जो रास्ता दिखाने वाला था,
और साथ ही इसमें जो पथ प्रदर्शक के तौर पर जो रास्ता दिखाने वाले में शामिल थे अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक, अब्दुल मनीक ब्रैकेट में लिखिएगा गुजराती। अब्दुल मनीक गुजराती था। पथ प्रदर्शक के तौर पर अब्दुल मनीक कहां का था? गुजरात का। लिखिएगा व्यापारिक गतिविधि के अंतर्गत कालीकट, गोवा, व्यापारिक गतिविधि के अंतर्गत कालीकट, गोवा, दमन, व्यापारिक गतिविधि के अंतर्गत कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाह को हुगली के बंदरगाह पर व्यापारिक गतिविधि के अंतर्गत कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाह पर अपने आप को स्थापित किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा जिनमें से पहले दुर्ग के तौर पर दुर्ग फोर्ट 1503 में कोचीन, पहले दुर्ग के तौर पर 1503 में कोचीन, ब्रैकेट में लिखिएगा पहली व्यापारिक कोठी। पर 1503 में कोचीन, ब्रैकेट में लिखिएगा पहली व्यापारिक कोठी। पंद्रह सौ तीन में सबसे पहला व्यापारिक कोठी कहां खोला? कोचीन में। और कोचीन कौन तट पर है? मालाबार, तो केरला वाला साइड में, जहां जमुरी ने इसका भव्य स्वागत किया वहीं पर अपना फोर्ट फोर्टिफाइड भी कर दिया। अब बताइए बंदरगाह बनाया तो निश्चित रूप से अब यहां से काम शुरू करेगा ना। यानी ये जो आपको साइज दिख रहा है ये एरिया में, जब इस एरिया में अपना एक हेडक्वार्टर रेडी कर लिया, और हम कौन सा बंदरगाह बोल रहे हैं? गोवा किधर है? इधर ही है ना। उसके बाद गोवा के कालीकट भी इधर ही है। हुगली का मामला किधर होगा? वेस्ट बंगाल। यानी ये यू शेप्ड में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया। हम बोले पेनिसुलर इंडिया में अपने सब जगह बना लिया और अपना हेडक्वार्टर यहां रेडी कर लिया। कहां पे? मालाबार तट पर। अब यहां से ही अपना पूरा टोटल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम शुरू कर देगा। कौन? पुर्तगाली। तो जाहिर सी बात है कि अब इसके दिमाग में ये फिट हो गया कि भारत में संपदा है, एसेट्स है, और यहां पर रुक करके अपने कार्यों को हम बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने ट्रेड मोनोपोली को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसको पता था कि हिंद महासागर पर ये अरबियन और वेनिस के लोगों का कब्जा है, इसको सबसे पहले खत्म करना है। दूसरा है कि धीरे धीरे अपने यहाँ के ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, जिससे क्या करेंगे, हम अपने धर्म के तहत लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे। और हमारा जो टारगेट है, इंस्टेंटेनियस जो काउज है, कि हम यहां पर आकर के अपने पहले उद्देश्य में ट्रेड मोनोपोली को सबसे अच्छा पुख्ता कर लें, ताकि जब तक एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड नहीं करेगा तब तक दोनों के बीच में उसके जीडीपी का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो ये पूरा सिस्टम का कोरिलेशन उसके माइंड में चल रहा था, और इसी वजह से यहां पर आकर के एंट्री करना पहला शुरू किया। कौन? पुर्तगाली। अभी तक किसी तरह का कोई फाइट का सिस्टम डेवलप नहीं किया। धीरे धीरे क्या करेगा, इसका जितना भी पॉलिसी देखिएगा उसमें सब में देखिएगा कि भारत से कहीं ना कहीं ये बढ़िया रिश्ता बना के रखना चाहता था, ताकि हमको ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहां तक कह दिया कि अपने जो वहां पर जो तैयार हो रहे थे इसके गवर्नर, उसको कह दिया कि भाई आप एक काम कीजिए, प्रोसीड कर दीजिए कि भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए जो है ना, उसके लिए प्रोत्साहन के रूप में कुछ ना कुछ काम करवाइए, ताकि यहां से एक रिलेशन बन जाए। साथ ही साथ पीछे से आने वाला जो अंग्रेज था उसके साथ भी शादी का जो प्रस्ताव रखना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब था कि इसका टारगेट था कि इसी ट्रेड मोनोपोली को बहुत अच्छे तरीके से पुख्ता करना, किसी के साथ किसी तरह का कोई अटैक और किसी तरह का कॉलिजन नहीं करना, और इस तरह से अपने आप को कंप्लीट विकास करना। लेकिन इसी बीच में जब 1600 में एंट्री होती किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसका पूरा सेक्शन ही थोड़ा अलग था। इसके आदत में शामिल था कि पहले जाइए, व्यापार कीजिए और धीरे धीरे वहां पर अपना कब्जा जमाना शुरू कीजिए। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अप्रोच खोल रहे हैं, इस बार थोड़ा लेट से खोल रहे हैं। जैसे पहले क्या था कि हम कंटेंट पे ध्यान दे रहे थे, इस बार थोड़ा इसके कंसेप्ट पे ध्यान, एलोबरेशन कर रहे हैं, एनालिसिस ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन एनालिटिकल ज्यादा पूछ रहा है, तो हम पहले इस पूरे स्टिक को खत्म करेंगे।
स्टिक को तो खत्म कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लेकर ही खर्च कर पाएंगे, उसमें और कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इसका पूरा बात किए तो मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। तो 1498 में जो बात की सब पर तो अप्रोच खुल रहा है। एक बार कॉपी बंद कीजिए, पूछ लेते हैं, आराम से बताइएगा, रैंडमली पूछेंगे। सबसे लास्ट में भारत में कौन यूरोपीय आया? बहुत अच्छा। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्रम जो है दूसरा किस रूप में था? कंपनी के तौर पर। किसके तौर पर? कंपनी। और व्यक्तिगत तौर पर दूसरा डच। डच का आगमन किस साल? कहां का निवासी? हॉलैंड। और डेनिस? डेनमार्क का। डेनिस कहां का? डेनमार्क। अच्छा, 1498 में जब पुर्तगाली आया तो 1498 में सबसे पहले किस तट पर? कालीकट। कौन सा तट? मालाबार। वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न? वेस्टर्न। कहां से? वेस्टर्न। जब एंट्री किया तो उसमें मदद गुजराती कौन किया? अब्दुल मनिक। अब्दुल मनिक। राजा कौन था? जमुरीन। किस रास्ते से आया? उस समय हिंद महासागर पर कब्जा किसका? अरबियन और वेनिस का। अरबियन और वेनिस का। वास्को डिगामा एंट्री करता है कालीकट के तट पर से, यानी हेडक्वार्टर भी वहीं पर अपना बनाएगा। पहला दुर्ग कहां बनाया? 1503 में कोचीन में। फिर जब हम इस पर बात किए थे तो आपको बताए थे कि डचों और अंग्रेजों के बीच में एक राइवल होता है, बेदरा। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच राइवल होता है किस साल? और वो किस साल? 1759। दोनों सब में से कौन आकर के सर्वाइवल होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1498 में जो पुर्तगाली आएगा वो वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। कोई दिक्कत है? बस इसी चीज को अपना अप्रोच करते चलना है। थोड़ा सा हम स्टार्ट में थोड़ा स्पीड को कम रखते हैं, एकाएक पढ़ा देंगे तो फिर अकबकाहट शुरू हो जाएगा। थोड़ा स्पीड कम करके मेंटेन करते हैं, क्योंकि दो सेक्शन में हम लोग के पास एंट्री हो रहा है। ठीक।